मगरिब के वक्त आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। मध्यम मध्यम सी हवा चल रही थी जो जाती गर्मियों को मज़ीद निखार रही थी। ये लो, मैंने पकड़ ली। उस छोटे से घर में किसी की खिलखिलाहट सुनाई दी। ध्यान से पकड़ना कहीं उड़ ना जाए। मध्यम सी आवाज़ गूंजी, कितनी प्यारी है, इसके रंग देखो। वो तितली को पकड़ कर बोली, इसको छोड़ना मत, इसे जाड़ में डाल लो। आमना मशवरा देते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैं इसे कैद नहीं करूँगी। ये तो उड़ेगी, बहुत ऊंचा उड़ेगी। उसने तितली को छोड़ दिया। वो खुद को आज़ाद महसूस करके अब हवाओं में उड़ रही थी। उफ, जोया की बच्ची, क्यों छोड़ा, इतनी प्यारी थी। आमना गुस्से से बोली और मुंह बनाकर सहन में पड़ी चारपाई पर बैठ गई। तुम्हें पता है ना, मैं उसे कैद करके नहीं रख पाती। जब अल्लाह ने उसे पर दिए हैं तो भला मैं क्यों उसके पर काट कर उसे कैद करूं। जोया मुस्कुराते हुए आसमान पर उड़ती तितली को देखते बोली, जानती हूँ तुम बहुत दयालु हो। आमना ने मुंह बिसोरते हुए कहा, बाबा नहीं नहीं, दयालु नहीं हूँ। तुम जानती हो ना, मुझे आसमान पर उड़ते सारे परिंदे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम अगर ध्यान से देखो तो वो बिना किसी के डर खौफ के उड़ रहे होते हैं। उन्हें ये डर नहीं होता कि उनका कोई रास्ता रोकेगा या कोई उनकी मंजिल की रुकावट बनेगा। वो पुरसकून होते हैं। जोया आसमान की तरफ देखते हुए बोली, जोया मैडम, तुम्हारी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही हैं। आमना उसे कोहनी मारते हुए बोली, तुम नहीं समझ सकती, पर मेरी एक बात याद रखना। एक दिन मैं, जोया अहमद, बिल्कुल इन परिंदों की तरह इस गांव से बाहर शहर की खुली फिजा में सांस लूँगी, अपना ख्वाब पूरा करूँगी। बिल्कुल उस तितली की तरह मैं भी आज़ाद हो जाऊँगी। वो पुरज़्म लहजे में बोली, इतने बड़े बड़े ख्वाब मत देखो जो पूरे ना कर पाओ तुम जानती हो, इन 5 गांव की लड़कियां कहीं नहीं जा सकती। जहांगीर खान ने पिछले 25 सालों से आज तक इन 5 गांव की एक भी लड़की को आज़ादी नहीं दी। और तुम कह रही हो कि तुम शहर जाओगी, वो भी अकेले। आमना तमस्कराना अंदाज में बोली, जानती हूँ आमना, मैं इस रिवायत को ही तो तोड़ना चाहती हूँ। तुम जानती हो, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ बनना चाहती हूँ। आजकल 10 पढ़ना बहुत नहीं होता, मुझे आगे पढ़ना है और मैं पढ़ूंगी। चाहे मुझे इस सब के लिए उस खान से ही क्यों ना लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगी। देखना, एक दिन मैं पढ़ी लिखी किसी अच्छी पोजीशन पर बैठी होंगी। जोया की आंखें अपना मुस्तकबिल सोचकर चमक उठी। अरे ओ जोया, कमरों में झाड़ू लगा दे। तभी अंदर से जुलेखा की आवाज़ आई थी, लो कर लो अपने ख्वाब पूरे, जाओ झाड़ू लगाओ जाकर। आमना हंसते हुए बोली, आमना की बच्ची, दफ़ा हो जाओ, मुझसे बात मत करना। जोया उसे धक्का देते हुए बोली और उठकर झाड़ू पकड़कर अंदर जाने लगी। जोया, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ और झाड़ू लगाकर मेरे कमरे में आ जाना। आज मुझे उस माइदा चिपकली को उस टापू में हरा कर शर्त जीतनी है। आमना उसे याद दिलाने लगी, आ जाऊंगी। जोया बोलकर अंदर कमरे में घुस गई तो आमना मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ चली गई। लाला जान, जल्दी से बाहर आ जाएं। माजिद लाला कब से आपका बैठक में इंतज़ार कर रहे हैं। अरीशा कमरे में दाखिल होते हुए ज़ोर ज़ोर से बोली। ऊंची आवाज़ वो बस उस कमरे में ही बोल सकती थी, वरना उस हवेली की लड़कियों का ऊंची आवाज़ में बात करने का मतलब अपनी मौत को खुद दावत देना था। आ गया। छोटी, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर गीले बालों को तौलिए से रगड़ते वो कमरे में दाखिल हुआ। काली शलवार कमीज़ में उसकी सफ़ेद रंगत और भी वाज़ेह हो रही थी। वो मुतवाज़न चाल चलता शीशे के सामने आ खड़ा हुआ, अपने गीले बालों को ब्रश करने लगा। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी जो उसके तीखे नकूश को और भी ज़्यादा रोबदार बनाती थी। कसरती जिस्म उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा था। वो मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत था। उसकी वजाहत को उसकी काली गहरी आंखें और निखारती थी। वो अल्तमश खान था, उस हवेली का चहीता, अपनी बहनों का प्यारा। खान बाबा की बात को अगर कोई ना कर सकता था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्तमश था। लाला जल्दी करें, लाला प्लीज़, आप ना आज ही मौका देखकर दादा जान और अब्बा से बात कर लीजिएगा। आप जानते हैं ना, मुझे कॉलेज जाना ही जाना है। अरीशा वही बात दोहरा रही थी जिसके लिए वो पिछले 2-3 दिन से अल्तमश के पीछे लगी थी। कर लूँगा, लेकिन तुम ये भी तो अपने जहन में रखो कि दादा जान को मनाना आसान नहीं है इतना। फिर भी मैं कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मुझे लाला की बात सुननी है। वो अपनी पाँव में पेशावरी चप्पल पहनते हुए बोला।
اگر آپ نے بات نہ کی تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ عریشہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ لالا کی جان، میں کر لوں گا نا بات، ابھی جاؤ تم، وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ عریشہ کھل کر مسکرا دی اور سر ہاں میں ہلا دیا۔ دونوں ہی کمرے سے باہر نکلے۔ عریشہ بی بی آپ کو مالکن بلا رہی ہیں۔ وہ دونوں راہداری سے گزر رہے تھے جب نوری نظریں جھکائے ان دونوں کے پاس آ کر بولی، چلیں لالا، اللہ حافظ۔ عریشہ مسکرا کر التمش کو الوداع کر کے نوری کے ساتھ چل دی۔ التمش مردان خانے کی طرف بڑھا۔ وہ پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا، جہاں سامنے بڑے سے صوفے پر جہانگیر خان عرف خان بابا براجمان تھے۔ ایک ہاتھ میں سگار لیے وہ سلگا رہے تھے۔ ایک طرف پڑے صوفے پر رفاقت صاحب اور خالد صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو دوسری طرف پڑے صوفے پر بڑی شان کے ساتھ ماجد براجمان تھا، اور زمین پر 15-20 گاؤں والے بیٹھے ہوئے تھے۔ جہانگیر خان گاؤں کے سرپنچ تھے، ہر چھوٹا بڑا مسئلہ وہی حل کرتے، اور آج بھی وہی ہو رہا تھا۔ وہاں کسی بات پر بحث چل رہی تھی۔ اس کے اندر آنے پر سب نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ متوازن چال چلتا سلام کر کے ماجد کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جب اس گاؤں کے سارے فیصلے میں کرتا ہوں تو تم نے کس سے پوچھ کر اپنی بیٹی کو شہر پڑھنے کے لیے بھیجا؟ کمرے میں جہانگیر خان کی برہم آواز گونجی۔ وہاں پر بیٹھا ہر انسان جہانگیر خان کے غصے سے ڈرتا تھا۔ سائیں، میری بچی پڑھنے میں بہت اچھی ہے، اسی لیے اس کی ضد کے آگے میں ہار گیا۔ 50 سالہ آدمی ہاتھ جوڑ کر گردن جھکاتے ہوئے بولا۔ واہ، پھر تو ساری لڑکیوں کو شہر پڑھنے کی اجازت دے دینی چاہیے تاکہ کل کو وہ منہ کالا کر کے آ جائیں، وہ برہم انداز میں بولے۔ اس آدمی کی گردن شرمندگی کے مارے مزید جھک گئی۔ التمش کو ان کی بات سن کر ایک دم عریشہ کی ضد یاد آئی۔ اس مسئلے کا حل تو پھر ایک ہی ہوا نا، تم اپنی بیٹی کو آج ہی شہر سے واپس بلواؤ گے اور اسی ہفتے میں اس کی شادی کرو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تم ساری زندگی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پاؤ گے۔ تمہاری بیٹی ساری عمر کنواری رہے گی، اور تم جانتے ہو جو بھی میرے فیصلے کے خلاف گیا وہ پچھتایا ہی ہے۔ یہ پنچایت اب ختم ہوتی ہے۔ جہانگیر خان نے فیصلہ سنا دیا۔ سارے گاؤں والے ایک ایک کر کے کھڑے ہوئے اور جہانگیر کے پاس آ کر ان کا ہاتھ چوم کر باہر کی طرف رخ کر لیا۔ لالا، آپ نے کیا بات کرنی تھی؟ التمش ماجد کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں، وہ تم آج ڈیرے کی طرف چکر لگاؤ، مجھے اور چچا کو شہر جانا ہے، ارسلان کی یونیورسٹی سے فون آیا تھا، ماجد بتانے لگا۔ چلے میں چلتا ہوں۔ التمش اٹھ کھڑا ہوا۔ رکو، تبھی خان بابا کی آواز گونجی، یہ اپنے پاس رکھا کرو، ویسے بھی ہمارے بہت دشمن ہیں۔ خان بابا نے چھوٹی کالے رنگ کی پسٹل التمش کی طرف اچھالی۔ کیا دادا جان، ابھی تک اس دنیا میں ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جو التمش خان کو ہاتھ بھی لگا سکے، اور مجھے اپنی حفاظت کرنے کے لیے اس پستول کی ضرورت نہیں۔ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ اگلے بندے کو مار سکوں، وہ مغرور انداز میں بولا۔ پتر جب مخالف ہی پستول کی گولیوں سے وار کرے تو یہ جوش اور طاقت کسی کام نہیں آتے۔ تب یہی جسے تم چھوٹی سی چیز بول رہے ہو نا، یہی تمہارا ساتھ دیتی ہے۔ اسے اپنے پاس رکھو اور خیال رکھو اپنا۔ خان بابا چلتے ہوئے اس تک آئے، اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولے اور مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ چلیں چچا جان، دیر ہو رہی ہے، ماجد کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ التمش پستول کو قمیص کی جیب میں ڈال کر باہر کی طرف چلا گیا۔ دیکھ زویا، میری بات سمجھ، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، اس چھپکلی کو سبق ہم بعد میں سکھائیں گے۔ آمنہ زویا کا بازو پکڑ کر بولی۔ آمنہ، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتی ہو تو چلو، ورنہ دفع ہو جاؤ، زویا غصے سے بولی اور آگے کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا میری ماں، چل، آمنہ اپنی چادر سنبھال کر بولی اور اس کے پیچھے چل دی۔ 10 منٹ کے پیدل سفر کے بعد وہ دونوں بالآخر مائدہ کے گھر پہنچ ہی گئیں۔ السلام علیکم چاچی، وہ دونوں گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، تم دونوں اتنی دوپہر میں یہاں؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ چاچی، ہمیں بس مائدہ سے بات کرنی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ زویا ایک ہاتھ سے اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ وہ تو ڈیرے سے پالک لینے گئی ہے، چاچی بولی۔ ٹھیک ہے، زویا سنتے ہی پلٹ گئی۔ آمنہ اس کے پیچھے بھاگی۔ زویا، تو پاگل ہے کیا؟ اگر ہم لوگ ڈیرے پر گئے اور کسی نے دیکھ لیا تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ تو جانتی ہے اس گاؤں میں لڑکیوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں، مرے گی تو۔ چل واپس چلتے ہیں، آمنہ اس کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے بولی۔ آمنہ، میں جاؤں گی، اور رہی بات کسی کے دیکھنے کی تو میں نقاب کر لیتی ہوں۔ زویا چادر کے ایک کونے کو چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے بولی۔
अब उसके चेहरे पर सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। जोया जानती थी अब वो जिद पर आ चुकी है और अब बहस करना फजूल है। वो खुद भी अपना मुंह ढकती उसके पीछे भागी। वो दोनों 15 मिनट में डेरे तक पहुंच चुकी थी। माइदा, जोया ऊंची आवाज में बोली। पालक को टोकरी में डालती माइदा रुक गई और पलटकर जोया की तरफ देखा। क्या है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? वो उन दोनों की तरफ पलट कर बोली थी। तूने सारे गांव में क्या मशहूर किया हुआ है कि मैं बच्चों को बहुत बुरा पढ़ाती हूँ, और जब मेरी अम्मी तुम लोगों के घर तुम दोनों भाइयों की फीस लेने आई, तुम्हारे दोनों भाइयों की फीस लेने आई तो पैसे देने से मना क्यों किया? जोया गुस्से से बोली। हाँ बोला और बोलूँगी, और भूल जा कोई फीस नहीं मिलेगी तुझे। खुद को पढ़ना आता नहीं, बड़ी आई दूसरों को पढ़ाने वाली। माइदा तमस्कराना अंदाज में बोली। खबरदार, जो आज के बाद तूने गांव में किसी से भी मेरे मुतालिक बात की, और जहाँ तक रही पैसे की बात, तो वो तो मैं लेकर रहूँगी। जोया छोड़ना, 500 रुपये के पीछे क्यों लड़ रही है? चल वापस चलते हैं। अब्बा इधर ही काम करते हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो। आमना को अपने अब्बा की टेंशन लगी हुई थी। जोया ने उसे घूरा तो वो चुप हो गई। जाओ जाओ, घर जाकर चूल्हा चौकी करो, बड़ी आई। माइदा हंसते हुए बोली। मैं अपने पैसे नहीं छोड़ूंगी। अपनी अम्मा को बोल देना अगर कल तक मुझे पैसे ना पहुंचाए तो फिर क्या करोगी? हाँ बोलो, लड़ोगी? अभी बता देती हूँ, नहीं दूंगी। बोलो क्या करोगी? माइदा उसके पास आकर हल्के से उसे धक्का देते बोली। देख माइदा, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी और मुझसे दूर रहकर बात कर। जोया अपना नकाब पकड़ते बोली। ले अपना हक, माइदा ने हंसते हुए कहा। इससे पहले कि जोया या आमना कुछ समझती, माइदा ने जोया को धक्का दे दिया, जिससे वो पीछे एक साइड की जमीन पर गिरी। माइदा जोर जोर से हंसने लगी। आमना जल्दी से जोया की तरफ बढ़ी। ये सब क्या हो रहा है? तभी पीछे से मर्दाना आवाज आई। माइदा की हंसी को ब्रेक लगी। एकदम उसने नजरें नीची कर ली। आमना ने जोया को उठने में मदद की। दोनों ने अपना चेहरा चादर से ढका हुआ था। तुम लड़कियां यहाँ क्या कर रही हो? एक बार फिर आवाज गूंजी। अल्तमश डेरे पर काम देखने आया हुआ था। वो उन तीनों से दूर फसलों के दरमियान खड़ा नौकरों को हुक्म दे रहा था। जब उसकी नज़र तीनों लड़कियों पर पड़ी जो झगड़ा कर रही थी, उसके माथे पर बल पड़ गए। वो उन तक आया, तब तक माइदा ने जोया को धक्का देकर गिरा दिया था। वो मैं पालक लेने आई थी, माइदा हकलाते हुए बोली और झुककर पालक की टोकरी उठा ली। क्यों, तुम्हारे घर के मर्द मर गए थे जो तुम्हें यहाँ भेज दिया? तुम सबको मालूम नहीं क्या कि इस गांव का क्या कानून है? अल्तमश गुस्से से भरे लहजे में बोला। नहीं, पता नहीं, हमें नहीं मानते हम आप जैसे हाकिमों का हुक्म, और ये ज़मीन हम सब की है, जहाँ दिल करेगा वहाँ जाएंगे। जोया एकदम मुड़कर गुस्से से बोली। अल्तमश हैरानगी से अपने सामने खड़ी लड़की की बहादुरी देख रहा था। एक पल के लिए वो उसकी चादर से नजर आती गहरी ब्लू आंखों में खोया। जिसे देखो हुक्म चलाने आ जाता है, बड़े आए जागीरदार। हुक्म बस औरतों पर चल सकता है, और तुम अपनी अम्मा से पैसे लेकर दे जाना। तुम जानती हो मैं अपना हक लेकर रहूंगी। वो पलटकर माइदा को बोलती। आमना का हाथ पकड़कर बिना अल्तमश के चेहरे को देखे चल दी। माइदा भी उनके पीछे भागी। अल्तमश होश में आया। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और मैंने कुछ बोला क्यों नहीं? अल्तमश हैरानगी से खुद से बोला और पलट कर देखा जहाँ से वो जा रही थी। साईं, वहाँ पर एक आदमी काम में नखरे दिखा रहा है। तभी उसका खास आदमी आकर बोला। अल्तमश अपना सर झटकता उसके साथ चला गया। तुझे पता तूने किसको बातें सुनाई? वो दोनों उस वक्त जोया के कमरे में बैठी थी। शायद कोई खान बाबा की हवेली का था। वो शाने उचकाते हुए बोली। पागल, वो और कोई नहीं, खान बाबा का पोता था, और तूने इतनी बातें सुना दी। अब पता नहीं वो क्या करेगा। तेरे अब्बा तो वहाँ मुंशी हैं, अगर उन्हें बता दिया तो तू जानती है ना क्या होगा। आमना परेशान सी बोली। पागल, अपना दिमाग खोल, उन्हें क्या पता कि हम कौन हैं? हमने तो मुंह पर चादर की हुई थी। जोया उसके सर पर थप्पड़ मारते बोली। इन बातों को छोड़, चल लुडोला खेलते हैं। जोया मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, आमना मुंह बनाकर बोली। आपने इतनी देर लगा दी, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। माजिद रात के 12 बजे अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी आइला बोली। तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है, जब भी मैं हवेली वापस आऊँ ये बेतुके सवाल मत पूछा करो मुझसे, पर तुम्हारी मोटी अकल में ये सब कहाँ से बैठेगा। चलो ये जूते उतारो, वो बेड पर बैठकर हुक्म देते हुए बोला। आइला सर को झुकाकर उसकी तरफ आई और ज़मीन पर बैठकर उसके जूते उतारने लगी। मनहूस हर काम में सुस्त है, चल जाकर खाना लेकर आ।
माजिद ने उसे पाँव से धक्का देते हुए कहा। जी। वो अपना दुपट्टा संभालती हुई खड़ी हुई और बाहर की तरफ बढ़ गई। अम्मा ने भी न जाने किस मनहूस को मेरे पल्ले बांध दिया है, माजिद उसके जाते ही खुद से बोला। मोबाइल निकालकर वो किसी से मैसेज पर बात करने लगा। थोड़ी देर बाद कॉल मिला ली। डार्लिंग, बस थोड़े दिन का इंतज़ार कर लो, फिर मैं आ जाऊंगा। वो मुस्कुरा कर किसी से बात कर रहा था। वो बात कर रहा था जब आइला ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। चलो मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। माजिद ने कॉल बंद की और सीधा होकर बैठ गया। आइला ने ट्रे सामने रखी और सामने बैठ गई। वो मुझे आपसे बात करनी थी। हैदर 4 साल का हो चुका है, उसे स्कूल में दाखिल करवा दें। आइला उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसकी फिक्र नहीं है? जानता हूँ कि उसे स्कूल दाखिल करवाना है। वो रोटी का निवाला बनाते हुए बोला। तो माजिद ने मुंह में डाला निवाला बाहर फेंक दिया। क्या हुआ जी? आइला परेशान सी हो गई। ठा माजिद का हाथ उठा और आइला के चेहरे पर निशान छोड़ गया। पागल जाहिल औरत, खाना बनाना भी नहीं आता, इतना नमक कौन डालता है? दफा हो जा मेरी नज़रों से। माजिद गुस्से से चिल्लाया तो आइला ट्रे उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में वापस आई, दरवाज़ा बंद करके वो बिस्तर पर लेट गई। बालकनी से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। आइला ने गर्दन घुमाकर देखा, वो माजिद था। एक आंसू उसके चेहरे को भिगो गया। ये तो रोज़ का मामूल था। वो रोज़ उसे इसी तरह छोटी छोटी बातों पर मारता और रोज़ रात को बालकनी में बैठकर वो अपनी माशूका से बातें करता। आइला सब कुछ जानने के बावजूद खामोश थी। वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। उस हवेली में औरत की बस इतनी ही इज्जत थी कि वो यहाँ के मर्दों की बीवी थी। गर्दन घुमाकर उसने अपनी 6 माह की बेटी सायरा को देखा, जो नींद से जाग गई थी। उसने सर झटक कर उसे गोद में लिया और दोबारा सुलाने की कोशिश करने लगी। भाई भाई, आप आ गए, मेरे कलर्स लाए? वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो सामने उसकी बहन दौड़ते हुए उसके पास आई। लाया हूँ, पहले अपने भाई से नहीं मिलोगी? वो लाड से बोला। ऑफ कोर्स। वो हंसते हुए उसके गले से लग गई। दिस इज़ फाउल, आप हमेशा मुझे इग्नोर करते हो। तभी सामने से उसकी दूसरी बहन मुंह बनाकर बोली। तुम दोनों मेरी जान हो, इधर आओ। वो हंसते हुए बोला तो सीरत भागकर उन दोनों के पास आई और उसके गले लग गई। चलो भाई, अब मेरे कलर्स निकालो, मिन्नत अलहदा होते हुए बोली। लो जी, आते ही शुरू हो गई। अरे बेचारे मेरे बच्चे को सांस तो लेने दो, किचन से निकलती हमीदा बेगम बोली। सिराज मलिक आगे बढ़कर उनके गले से लगा। वो 1 महीने बाद इस्लामाबाद के बिजनेस ट्रिप से वापस आया था। मेरा बच्चा, पता भी है कि मैंने कितना याद किया। हमीदा बेगम ने उसके माथे पर बोसा देते हुए कहा। जानता हूँ, चले आए, मैं आप सबके लिए जो गिफ्ट्स लाया हूँ वो दिखाता हूँ। सिराज मुस्कुराते हुए तीनों को लेकर लाउंज में रखे सोफे पर आन बैठे और एक एक करके चीज़ें दिखाने लगे। सीरत और मिन्नत तो चीज़ें देखकर खुशी से पागल हो रही थी। सिराज उन दोनों के लिए बहुत सी चीज़ें लाया था। मामा, ये बाबा नज़र नहीं आ रहे? इधर उधर देखते हुए सिराज बोला। तुम्हारे बाबा अभी तक ऑफिस में हैं, कह रहे थे कि आज देर हो जाएगी। हमीदा बेगम मुस्कुराते हुए बोली। चले, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप प्लीज़ अच्छा सा खाना लगा दें, मुझे बहुत भूख लगी है। सिराज अपना कोट पकड़ते हुए उठ खड़ा हुआ और कमरे की तरफ बढ़ा। हमीदा बेगम किचन की तरफ बढ़ गई। ये वाला फ्रॉक मेरा। मिन्नत सीरत का फ्रॉक पकड़कर भागते हुए बोली। नो मामा, सीरत ऊंची आवाज़ में बोली और मिन्नत के पीछे भागी। वो कब से यही गज़ल सुन रहा था जो उसकी टीवी पर चल रही थी। उसने लंबा सांस लिया और अपनी आंखें मूंद ली। आंखों के पर्दों पर झील सी नीली आंखें लहराईं, नकाब से झांकती, गुस्से से लाल। वो दिल को मोह लेने वाली नीली आंखें उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गईं। एकदम उसने आंखें खोल दी। ये मुझे क्या हो गया है? ये मैं कैसे सोच सकता हूँ सब? अल्तमश खुद को डपट कर बोला, लेकिन अब उसे उसके जुमले सुनाई देने लगे। अपने आसपास उसे उसकी खूबसूरत आवाज़ सुनाई देने लगी। वो खुलकर हंस रहा था। वो साथ साथ गज़ल को गुनगुना रहा था। तेरी आंखें, वो नीली आंखें, वो मुस्कुराते हुए गुनगुना रहा था।